सबसे पहले बात मौसम की करेंगे क्योंकि इसका मिजाज बदल गया है। देश का तकरीबन आधा हिस्सा कड़ाके की सर्दी, बारिश और बर्फबारी की मार से जूझ रहा है। श्रीनगर में लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी हुई है। हिमाचल में त्राहिमाम है, वहां भी लगातार बर्फबारी हो रही है। मनाली के पास सोलांग नाले में कल रात बड़ी तादाद में टूरिस्ट फंस गए, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। दिल्ली में आज सुबह फिर बादल बरसे तो कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। चेन्नई की अगर बात कर ले, वहां पर कल ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। एक एक करके हम आपको तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले कश्मीर का हाल। इसलिए तो कश्मीर को कहते हैं जन्नत। दिल करता है कि इन पलों को, इन दृश्यों को, इन वादियों को बस एक नजर टकटकी लगाकर निहारते रहें। वक्त थम जाए और आसमान से गिरती बर्फ का ये नजारा दिलो दिमाग पर रच बस जाए। आज तक के कैमरे ने कश्मीर की खूबसूरती के एक एक दृश्य को कैमरे में कैद किया। मौसम की सबसे भीषण और भारी बर्फबारी ये है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कई सालों के बाद कश्मीर में इस तरह की बर्फबारी देखी गई है। इस बर्फबारी में जो है कश्मीर आना एक अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। बर्फ से रफ्तार भले थम गई हो, लेकिन कंपकपी छुड़ाती सर्दी के सितम में भी कुछ बात और है। बर्फबारी का दृश्य इतना खूबसूरत है जो किसी को भी अपनी ओर खींच लाए। बर्फ से ढकी घरों की छतें, बर्फ से ढकी वादियां, बर्फ से ढकी सड़कें, घरों और गाड़ियों से बाहर झांकी नजरें कश्मीर के दीदार पर दिल लुटा बैठे। खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये कश्मीर है। धरती के जन्नत की तस्वीरें आपने देखी। वहां पर मानो सफेद आफत बरसी है, लेकिन लगातार तीसरे दिन आज ऐसी बर्फबारी हुई है कि श्रीनगर समेत घाटी के तमाम इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। सड़कों पर बर्फ, घर की छतों पर बर्फ, यहां तक कि घर के अंदर भी बर्फ पहुंच चुकी है। हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। श्रीनगर का चप्पा चप्पा मानो बर्फ से ढक गया हो। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से अभी तक श्रीनगर वासियों को निजात नहीं मिला है। तीसरे दिन भी ये बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वो भी ठंड महसूस कर रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीर में ये साफ है कि कैसे वहां पर इस वक्त जनजीवन ठप हो गया है। कश्मीर घाटी में लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई कई जगहों पे बर्फ़ 2-2 फीट तक जो है जमा हो चुकी है। श्रीनगर शहर में जहां इस वक्त हम खड़े हैं, यहां पे भी लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली में परेशानी है, कनेक्टिविटी में परेशानी है और बाकी सारी चीज़ों में भी दुश्वारियाँ हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ टूरिज़्म के लिए आए थे, जो टूरिस्ट आए थे, खासकर वो लोग जो न्यू ईयर्स के लिए आए थे और अभी भी कश्मीर में हैं, वो इस मौसम का भरपूर मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आज दिन तक मौसम इसी तरीके की रहने की आशंका है और आज शाम से थोड़ी बहुत राहत मिलती नज़र आएगी। तो जहां एक तरफ थोड़ा बहुत टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर ये मौसम लेके आया है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग जो हैं वो परेशानियों का सामना करते दिख रहे हैं। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। और अब श्रीनगर में ही बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें दरअसल कल की हैं और देख सकते हैं आप कैसे चप्पा चप्पा इस वक्त
बर्फ से ढका हुआ है। टूरिस्ट के लिए ऐसी बर्फबारी हुई है कि मौज मस्ती का आनंद और ज्यादा हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब है। बर्फबारी से पानी की दिक्कत हो गई है, कई जगहों पर पाइपलाइन जाम हो गई है, बिजली की दिक्कत है, कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर घंटों से बिजली नहीं आ रही है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जबकि बिजली से जुड़े अन्य उपकरण भी बंद पड़ गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, घाटी का सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। जरूरी सामान की किल्लत की शिकायतें भी मिल रही हैं। हालात को देखते हुए श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन ने पेट्रोल डीजल की राशनिंग का ऐलान किया है। बस, ट्रक और व्यावसायिक वाहनों को 20 लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा, जबकि प्राइवेट वाहनों को केवल 10 लीटर दिया जाएगा। बर्फबारी के बीच जूझती जिंदगी कैसे, आप देख सकते हैं वहां के स्थानीय लोग इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सड़क ढक चुकी है पूरी तरीके से बर्फ से। लगातार हो रही बर्फबारी से बिजली संपर्क कट गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बंद पड़ चुका है। कई जगह ऐसी हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घंटों से बिजली नहीं आ रही है। पानी की सप्लाई बंद पड़ चुकी है क्योंकि पाइपलाइन में पानी जम गया है। ये श्रीनगर की तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं वहां के रोजमर्रा के जीवन की हकीकत। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी बर्फबारी होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बिजली की प्रॉब्लम हो गई है और बिजली की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है। वो प्रॉब्लम भी बहुत लोग फेस कर रहे हैं और रोड्स वगैरह सभी बंद पड़े हैं, तो बहुत सफ़र कर रहे हैं लोग यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा बर्फबारी होगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, कई दिनों से जो इलेक्ट्रिसिटी आई ही नहीं, तो सारे जो मोबाइल डिवाइसेस एक्स्ट्रा सारे बंद पड़े हुए हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्रॉब्लम, रोड्स वगैरह भी अच्छे से नहीं है अभी। और तीसरी प्रॉब्लम जो है जो हीटिंग वगैरह। तो श्रीनगर में आफत की बर्फबारी के बीच आज तक आपको लगातार वहां की एक एक तस्वीर दिखा रहा है। वहां की तस्वीर, वहां का हाल आज तक के रिपोर्टर्स आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं बर्फबारी के बीच किस तरीके से अशरफ वानी ने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और दरअसल ये समझाने की कोशिश की कि इस वक्त श्रीनगर में हालात क्या हैं। कश्मीर में पिछले 3 दिन से हो रही बर्फबारी में सोमवार को जिस अंदाज से शिद्दत आई है उसने पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित किया है। दरअसल सबसे पहले खबर देने वाले अगर हम अपनी चैनल आज तक की बात करें तो हम भी कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के कारण जो है कहीं ना कहीं अब उस हद तक पहुंच गए हैं जहां पर यहां से निकलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। हमारी ओबी वैन आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जो सिग्नल्स हैं उनमें भी बाधा आई है, रुकावट आई है और ओबी को यहाँ से निकालना और किसी जगह पर पहुँचाना भी मुश्किल हो गया। ये हमारी बात है तो जाहिर है कि आम लोगों को इससे कहीं ज़्यादा और दिक्कतें हैं। कश्मीर पूरी तरह से देश दुनिया से कटा हुआ है, ना ही कोई विमान कश्मीर आ पा रहा है और ना ही यहाँ से सड़क से कोई संपर्क देश के साथ है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार आज तीसरे दिन भी बंद पड़ा है। फिलहाल मौसम का इसी तरह का मिजाज आने वाले कई घंटों तक बना रहेगा, कल सुबह तक, और कल सुबह के बाद ही फिर मौसम में कुछ राहत मिल सकती है और उसके बाद ही कश्मीर में जो है जनजीवन पटरी पर आ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनजीवन पूरे कश्मीर में थमा पड़ा है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। और लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कश्मीर में फर के बूट्स की मांग बढ़ गई है और स्थानीय कारीगर के हाथों से निर्मित ये फर बूट्स भयानक सर्दी से बचाने में काफ़ी कारगर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आम जूतों की तुलना में फर का जूता कड़ाके की सर्दी में पैरों को गर्म रखता है, तो इसकी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि सर्दी से बचाने का ये कारगर तरीका है। फर बूट्स यहाँ पर लोकल कारीगर बनाते हैं और इसकी डिमांड में इजाफा देखा जा रहा है।
कश्मीर की टोपोग्राफी की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्शन वाइज हम इसको देखते हैं, गर्मियाँ, सर्दियाँ या मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो हैरिश विंटर चल रहा है, जिसको हम चले कलान बोलते हैं। चले कलान में जो है -7 -8 तक डिक्लाइन डाउन हो जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर जो शूज़ है जिसमें फर लगा हुआ होता है। तो अभी हर एक की नीड जो है यही शूज़ होता है। फर लगती है अंदर, दरअसल मेन कॉस्ट ये है कि इसमें फर लगती है अंदर, ताकि आपका पैर थोड़ा नॉर्मल रहे, इसमें सर्दी नहीं लगे इसमें जी। इंसान फर शूज़ ही प्रेफर करता है विंटर्स में लगाना, क्योंकि पैर भी वार्म रखते हैं और वाटर प्रूफ भी, उनमें पानी भी नहीं जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी शूज़ यूजुअली गीले हो जाते हैं जल्दी। अब आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश के मनाली, जहां पर भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं। प्रशासन द्वारा सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। सोलंग नाला में भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। घंटों से ये जाम सड़क पर लगा हुआ है। यहां पर दोपहर 1 बजे से भारी बर्फबारी हो रही थी और इसी वजह से पर्यटकों की गाड़ियां जहां तहां फंस गई। हिमपात के बीच फंसे पर्यटक मदद की गुहार लगा रहे हैं। तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। सोलंग नाला मनाली से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर ये तमाम पर्यटक फंसे हुए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन अब इन्हें वहां से निकालने का काम शुरू कर चुका है। ये लोग घंटों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और लगातार गिरते पारे के बीच काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और दिल्ली एनसीआर की अब बात करेंगे, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। आज सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक बारिश का सितम 3 दिन से जारी है। गुरुग्राम में सुबह सुबह बारिश के साथ ओले गिरे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इन बड़े साइज के ओलों ने पूरी जमीन को ढक दिया। काफी देर तक ये ओलावृष्टि होती रही। सड़क से लेकर गाड़ियों और छतों पर ओले जमे हुए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मौसम विभाग क्या कह रहा है? सर्दी का सितम और इसी तरीके से बारिश जारी रहेगी? और अभी सबसे थोड़ी देर पहले नेहा लगभग इतनी तेज बरसात थी, ये कुछ सेकंड पहले जो है जो बारिश की शावर थे कुछ कम हुए, इतनी तेज बरसात थी। यहाँ पर ये देखिए, ये सड़क पर 30,000 ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पर जो पानी जमा हुआ है इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज कुदरत ने क्या कहर बरपाया है। पिछले 4 दिनों से मिजाज मौसम का बिगड़ा हुआ था। आज सुबह दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, लेकिन इतना घूप अंधेरा था सुबह के 9 बजे भी ऐसा लग रहा था कि शायद रात का समय है। जाहिर है मुश्किल उन किसानों के लिए भी होगी जो किसान आंदोलन में धरने पर बैठे हैं। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था कि ठंड तो बढ़ेगी ही। बरसात के चलते तापमान बढ़ा, लेकिन जैसे ही बरसात रुकी तेज हवाएं चलने लगी और हवा की रफ्तार इतनी थी कि ये देखिए छाते का क्या हाल हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो है ही, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां की बरसात अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है, ये स्थिति लगभग अगले 24 घंटे भी बनी रह सकती है। लगभग पूरा एनसीआर इससे प्रभावित हो सकता है। नेहा, तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश वहां पर भी हो रही है जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं। और लगातार हो रही बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल दिन की तस्वीरें हैं और दिन में ही अंधेरा छा गया था। सुबह आशुतोष जानकारी दे रहे हैं कि कैसे लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई जगहों पर जल जमाव हो गया और साथ ही जो ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं कि कैसे जो बड़े साइज के ओले गिरे उन्होंने पूरी जमीन को ढक दिया और लगभग 15 से 20 मिनट तक ये ओलावृष्टि होती रही। गुड़गांव के आसपास कई इलाकों में, दिल्ली के कई इलाकों में ये ओलावृष्टि जारी रही और आज सुबह काफी देर बाद जाकर सूरज की रोशनी तो हालांकि अभी तक नहीं दिखाई दी है, लेकिन काफी देर बाद जाकर उजेला हुआ। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मौसम का ये बिगड़ा मिजाज है उससे किसानों की तकलीफें तो और ज्यादा बढ़ गई हैं। सब कुछ भीग गया होगा वहां। बिल्कुल, किसानों की तकलीफें भी बढ़ी हैं और जो ये मौसम विभाग ने जो आगे की भविष्यवाणी की है वो भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बारिश से राहत मिलने वाली है, क्योंकि कल यानी
7 तारीख को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दिल्ली का रुख करेगा। और अभी भी हम जहां खड़े हैं वहां तेज बारिश हो रही है और यहां से कुछ दूर पर ही किसान हैं जहां पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से लगातार जो बारिश है उसका दौर बना रह सकता है। 7 तारीख को अगर पश्चिमी विक्षोभ जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं वो दोबारा हिट करेगा दिल्ली को, तो आने वाले दिनों में भी बारिश लगातार होती रहेगी। तो ये एक तरीके से जो कपकपाने वाली ठंड है वो बदस्तूर जारी रहेगी और उससे राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल कम है। तो ये बारिश जो अभी हमें झेलनी पड़ रही है, दिख रहा है हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है, ये दिल्ली में आम तौर पर ऐसी तस्वीर है वो देखने को नहीं मिलती है। और जो मौसम विभाग ने कहा है 3 दिनों में जो जनवरी में कुल बारिश होती है सामान्य तौर पर उससे 3 गुनी ज्यादा बारिश हो गई, यानी 3 गुनी बारिश 3 दिन में हो गई जो 30 दिन में होती थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस बार जो नए साल का आगाज हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। भींगी है सड़कें, हर जगह जल जमाव है और आने वाले दिनों में भी राहत के आसार कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आशुतोष मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मौसम की ताजा जानकारी देने के लिए। लेकिन अब मौसम की मार किस तरीके से चेन्नई पर भी पड़ी है ये आपको दिखा देते हैं। कल चेन्नई में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि शहर पानी पानी हो गया। चेन्नई के निचले इलाकों में पानी भर गया, घर, दुकान, बाजार, होटल सब जगह पानी भर चुका है। चेन्नई में पिछले कई हफ्तों से सूखा मौसम था, लेकिन अब चेन्नई के लिए नए साल का आगाज भी भारी बारिश लेकर आया है। कल की तस्वीर देखिए, वहां पर सड़क पर किस तरीके से पानी भर गया है, आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पर 2 व्हीलर्स के लिए। और अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश में कोरोना वैक्सीन की तारीख पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 13 या फिर 14 जनवरी से वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। हालांकि इस मामले पर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि असल में टीकाकरण अभियान कब शुरू होगा। वैक्सीनेशन की तारीख भी आ गई। कोरोना को मात देने के लिए तैयार है भारत। 14 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। नए साल की पहली खुशखबरी तो यही थी कि कोरोना से जूझते देश को 2 वैक्सीन का तोहफा मिल गया। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि वैक्सीन कब लगनी शुरू होगी इसकी तारीख भी आ गई है। अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक ही चला तो 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि वो वैक्सीन पर मुहर लगने के 10 दिनों के भीतर टीकाकरण शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 3 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को DCGI ने मंजूरी दे दी। इस लिहाज से स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 10 दिन बाद यानी 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने अभी देश के सामने अपनी तैयारियों का खाका ही रखा है, न कि कोई पुख्ता ऐलान किया है। लेकिन ये तो माना ही जा सकता है कि जब तैयारियां पूरी हैं तो देरी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक देश भर में वैक्सीनेशन के कईयों ड्राई रन भी किए जा चुके हैं, यानी वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी कसरत हो चुकी है। अब फीता काटना ही बाकी है। वैक्सीनेशन की टीम, हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए। इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया। सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया। और ये भी देखा गया कि जहां भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहां इन्फेक्शन ना फैले। देश के पास 2 वैक्सीन हैं। दोनों के इस्तेमाल से लाखों करोड़ों जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकेगा। लेकिन इस खुशखबरी में भी खटास तब पड़ गई जब वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों की प्रतिस्पर्धा एक बड़े लक्ष्य के आड़े आने लगी। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their
their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submitted to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. लेकिन अच्छी बात यह है कि कारोबारी विवाद के ज्यादा तूल पकड़ने से पहले ही दोनों कंपनियों ने मतभेद दूर करके कोरोना के खिलाफ जंग में साझा प्रयासों के महत्व को समझ लिया। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ यहाँ रुकना होगा फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ और ब्रेक के उस पार 100 शहर 100 खबर देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।